गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पर ठंडी का आनंद ले रहे होंगे और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। और चलिए मसले को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है और आज नरेशन के कुछ बची खुची बातों को निपटाते हैं, फिर प्रैक्टिस पर अपना काम करना शुरू करेंगे। नरेशन में पिछली क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर हम लोगों ने काम किया था। नरेशन में पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर काम किया था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, आइए इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर जो काम किया था वो बात की थी इंटरजेक्शन से रिलेटेड एक सेंटेंस हमने बनाया और क्वेश्चन वर्ड से एक दूसरा सेंटेंस बनाया। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी पिछली क्लास में कही सुनी समझी बातचीत। अब मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके चलने की कोशिश करूंगा और इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम इस ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में खास फंक्शन हमारे सामने रखता है। ये कर्स करता है, ब्लेस करता है, विश करता है। आप किसी को दुआ, किसी को बद दुआ देते हैं तो ये कर्स, विश या ब्लेस का काम करता है। किसी को दुआ देना, किसी को बद दुआ देना, किसी के लिए प्रार्थना करना। ठीक है बच्चों, अब ऐसे लिखे कहे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो ऐसे लिखे कहे सेंटेंसेस की शुरुआत में हम में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। जैसे हम किसी को अगर बोलने की कोशिश करते हैं गॉड ब्लेस यू, तो बेसिकली गॉड ब्लेस यू अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो हम इस मे को बोलते नहीं है, बिना बोले ही काम चला लेते हैं। हकीकत में सेंटेंस तो कंप्लीट बनता है मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, एक सवाल आपके लिए, द ओल्ड मदर सेड लॉन्ग लिव माई सन। अब बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चेंज करना सीखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये हम पहले से ही जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है से। अब आप इस लिखे हुए से को जब चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जो टाइप्स हम लोगों ने ऊपर लिखे हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, कर्स, कर्सेस या कर्स्ड। ठीक है, अगर हम ब्लेस की बात करते हैं, ब्लेसेस, ब्लेस्ड। अगर हम विश करने की बात करते हैं तो विश, विशेस या विश्ड। ठीक है, और अगर प्रे करने की बात करते हैं ना दोस्तों तो प्रे, प्रेज और हमने कहा प्रेड। कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जैसी हम लोगों को जरूरत हम वैसा ही इसका यूज करते हैं। थैंक यू सो मच डियर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी एक बात। आगे अगर हम लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो आगे हम लोगों को समझ आता है इस इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमास की अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम हमेशा कंजंक्शन यूज करते हैं, पर कंजंक्शन आप अपनी तरफ से जो भी लगाते हैं वो आपको पता है। लेकिन दोस्तों आगे लिखे हुए सेंटेंस में हम हमेशा एजर्टिव सेंटेंस का ही जिक्र करते हैं। इसका मतलब कंजंक्शन के नाम पर हमें दैट की जरूरत है और एजर्टिव के नाम पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोगों को लिखना हुआ। ठीक है बेटा, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारे सामने तैयार हुआ द ओल्ड मैन सेड की जगह हम लोग इनमें से यूज करने की कोशिश करते हैं और ये हुआ प्रेड। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। यहाँ जो भी हम लोगों ने लिखा है एजर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखना होगा और सब्जेक्ट हुआ हमारे सामने हर सन। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर कोई चीज नहीं, पर यह चीज तो हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमारे
ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर में लिखा नहीं जाता पर अंडरस्टूड होता है। अरे हाँ या ना? इसीलिए इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, पास्ट होने के नाते मे का हम लोग यूज करते हैं माइट, और आगे हम लोगों ने कहने की कोशिश की लिव लॉन्ग। ठीक है जी। तो इस तरह के सेंटेंसेस का थोड़ा ध्यान रखा जाए, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं his sister said get well soon। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लिखने का बड़ा प्यारा तरीका हो सकता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की बात हुई हिज सिस्टर, यहां पर जो भी लिखा हुआ है फिर से वही हमने कहा प्रेड। प्रेड की जगह आप विश्ड भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट गेट वेल सून। अब देखो बेटा, इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नाम की भी चीज नजर नहीं आई, तो सब्जेक्ट नाम की चीज नजर नहीं आई तो हिज सिस्टर ने उसी को तो कहा होगा, और ये हुआ ही माइट गेट वेल। ठीक है बेटा, तो एक बार इससे थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा आपको। चलिए मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों की क्लियर है। तो बच्चों, यहां तक का जो भी हम लोगों ने मसला समझा, ये तो हमारे बेसिक सेंटेंसेस हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा असली बातों की तरफ। धीरे धीरे चीजों को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक दायरा और भी है, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। और एग्जामिनेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है इस तरीके के क्वेश्चंस पर। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत प्यार से समझ आएगा। फाइन, आ जाओ। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन लिखे हुए 5 क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर चीजों को आगे समझाते हैं।
मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा दोस्तों, इन सवालों में आखिर ऐसी क्या खास गड़बड़ है जो आप लोगों को परेशान कर सकती है। इन लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इनमें एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन हो सकती है। लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम काम करते हैं, राखी सेड रियली क्वेश्चन मार्क, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सेंटेंस नहीं है, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच ऐसी हैं जिनके अंदर सेंटेंस नहीं है। अब अगर सेंटेंस नहीं है तो फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको इनके सेंटेंसेस अपनी तरफ से सोचने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में ये सेंटेंसेस कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राखी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन रियली क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या समझ आया कि आप जिन इंसान के सामने ये कह रहे हैं, इनफैक्ट आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एज्यूम करना हुआ और ये आपकी तरफ से तैयार हुआ, राखी आस्क्ड इफ इट वाज रियल। द कैप्टन सेड वेल डन ब्रावो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द कैप्टन सेड को हटाकर ब्रावो कहने की वजह से हम लोगों को अपलॉडेड, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों को अपनी तरफ से इसमें जोड़ना पड़ा बाय सेइंग दैट। अब देखो, किसी के लिए भी ये कहा गया है तो उसके लिए अपनी तरफ से हमें सब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ा, दे हैड डन वेल। ये कई बार परीक्षा ने पूछा है। भीषम सेड फी अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। अब आपके सामने अगर कोई इंसान ये कहे छी मर्द होकर औरतों वाली क्रीम लगाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको औरतों वाली क्रीम नहीं लगानी चाहिए है। भीषम एक्सक्लेम्ड विद, फी का हम लोग जब यूज करते हैं तो ये घृणा बताने की कोशिश करता है, नफरत, डिस्गस्ट, दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है जी, ये एक हो गई हमारी बात, सीधी सटीक बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है हमारे सामने, स्ट्रेंज सेड मिस अर्पिता। अब इस अर्पिता से अगर हम समझने की कोशिश करें तो लिखा है मिस अर्पिता सेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी है तो ये हुआ एक्सक्लेम्ड। अब सोचने की बात यह है कि ये कोई भी इंसान है जिसने किसी भी चीज के को देखकर ये कहा स्ट्रेंज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप कोई ड्रेस आइटम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप कोई वॉच खरीदने जा रहे हैं, तो आप जैसे ही वॉच देखते हैं और उस वॉच के अंदर फीचर्स इतने गजब के हैं तो उसे देखते देखते स्ट्रेंज, अरे हाँ ना। तो यही चीज इसने यहां पर कहा है, सॉरी मैं नाम लिखना भूल गया, मिस अर्पिता एक्सक्लेम्ड। ठीक है जी, ये हुआ हमारे सामने विद सरप्राइज दैट इट, कोई भी चीज हो सकती है, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फैक्ट्स मिस्टर शर्मा फैक्ट्स सेड मिस्टर दास। ठीक है, अब अगर कोई भी इंसान फैक्ट्स का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो इसका मतलब पूछा जाना है ना, पूछा जा रहा है कि फैक्ट्स कहां है। ठीक है, तो अब आपको अपनी तरफ से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना होगा और ये हुआ, मिस्टर दास आस्क्ड मिस्टर शर्मा वेयर द फैक्ट्स वर। फाइन, एक बार बच्चों फटाफट से इसे देखें फिर आगे चलते हैं।
हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग जो सिलसिला शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होगा, अब हम प्रैक्टिस पर काम करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे देखना है पहले मैं इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूंगा, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ों को समझना समझाना हम शुरू करेंगे। ठीक है। देखो दोस्तों, आप जब नरेशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो नरेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है जिसे हम कहते हैं पैरेलल स्कैन मेथड, जिसे आप कहते हैं पैरेलल स्कैन मेथड। पैरेलल स्कैन मेथड का मतलब क्या हुआ, आपके सामने लिखा हुआ जो क्वेश्चन होता है जैसे अगर मान लीजिए मैं कहने की कोशिश करूं, केशव सेड रानी यू आर लेट। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच को देखने के लिए आप सबसे पहले किस चीज पर फोकस करते हैं? बिल्कुल गलत जवाब। आप सबसे पहले फोकस करते हैं इस लिखे हुए सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच पर। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने लिखी हुई हमें नजर आती है एजर्टिव, तो ही तो आप इस रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो आपके सामने जब ट्रिक बनाने की बात आई, सबसे पहले आप जो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द क्वेश्चन। भैया डायरेक्ट स्पीच में लिखी है तो भी और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी है तो भी, सबसे पहले हमें जो देखने की जरूरत है या ऑब्जर्व करने की जरूरत है वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, अब इसी के आधार पर जो हम देखने की कोशिश करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व द चेंज्ड रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रोनाउन। ठीक है, एक साथ तीनों चीजें। जैसे हमारे सामने अगर मान लीजिए चार ऑप्शंस लिखे हुए हमारे सामने हैं, तो चारों ऑप्शंस में सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखते ही रिपोर्टिंग वर्ब के चारों चेंजेस, ठीक है, कंजंक्शन के चारों चेंजेस, और जो भी हमारे सामने ये प्रोनाउन है इसके चारों चेंजेस। ठीक है ना, और यकीनन हमारे पास यहां तक एक या दो ऑप्शंस हट ही जाते हैं। ठीक है जी, ऑब्जर्व द चेंज्ड टाइम वर्ड, और एक और हम लोगों ने कहा नियरनेस, और अगर हम कहें तो एक वी कंफ्यूजन नाम की बहुत खूबसूरत चीज हमने देखी थी। अगर किसी सेंटेंस में वी कंफ्यूजन दी गई तो उसको चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द चेंज ऑफ डिफरेंट कंजंक्शंस। हमारे सामने कभी कभी एक ही सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आते हैं, तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग कंजंक्शन कैसे यूज होती हैं। वो हमारी ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा है, उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, और यहां तक अगर चेंजेस में हम लोग ठीक चले ही जा रहे हैं तो फिर एक चीज हम देखने की कोशिश करते हैं और उसे हम कहते हैं दोस्तों एक्सेप्शंस। ठीक है, यहां तक हमारा आंसर बन ही जाता है। अगर आंसर नहीं बना तो हम लोग लेके चलते हैं रिवर्ट द चेंज पैटर्न। रिवर्ट द चेंज का मतलब क्या समझ आया कि लिखे हुए किसी भी ऑप्शंस के अगर चारों के चारों एस्पेक्ट्स को हम देखें और ये लिखा हमारे सामने क्वेश्चन, तो मान लो हमारे सामने ये दो ऑप्शन गलत है। अब अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को क्या वापस क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूं? तो ये तरीके अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस पर मैं आपको वेरीफाई कराता चलूंगा हर एक चीज को। तो दोस्तों पहले एक बार इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देखें, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस हाजिर होंगे और उन्हें हम एक एक करके सोल्व करना शुरू करेंगे। मैं कोपचे में रहूंगा, आपके सामने नहीं आऊंगा ताकि आप क्वेश्चन पर फोकस कर सकें। चलिए भैया पहले
लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं आप अब क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान देखने की कोशिश करेंगे। मैं कहानी को तो कंटिन्यू करूंगा ही। कुछ एक बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि कभी ध्यान से ना सुनते हैं और ना पढ़ते हैं। मुझे लगता है इनके कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इनको ही जवाब दे देता हूं, बाकी पढ़ाई तो होती रहेगी। देयर इज अ मैन कॉल्ड जितेश। जितेश, कभी अगर फुर्सत मिले ना बेटा तो थोड़ा नशा कम कराओ और बेटा अपने ना नोट्स को ध्यान से देखो। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वेयर के बाद एजर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। तो महामूर्ख इंसान ये पूछ रहा है कि वेयर वर द फैक्ट्स एंड वेयर द फैक्ट्स वर में क्या डिफरेंस है। कभी कभी मन करता है और ये महसूस होता है कि मैं किन को पढ़ा रहा हूं, जो कभी अपनी क्लास को ध्यान से देखते नहीं हैं और इनके डाउट्स बेसिर पैर के हैं। एक और कबीर सिंह पैदा हुए हैं, पता नहीं इसकी कौन प्रीति भाग गई है इसके जीवन से, इसे फिनाइल पी लेना चाहिए। ये कहता है सर कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं कराए हैं। कभी देखी है आपने वीडियोस, टेंस के साथ कंडीशनल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पर फुर्सत ही नहीं है भाई तुम्हारे पास। फुर्सत ही इस बात से नहीं है कि भैया तुम कमेंट से ही नहीं काबू में आते, लिखे ही जाओ। तुम्हारा सिलेक्शन जिस दिन हो जाए ना उस दिन एक बार आके मुझसे मिलना, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस रह गए हैं, कभी अपने नोट्स नहीं देखने, कभी वीडियो नहीं देखना। कभी कभी बड़ा शर्म सी महसूस होती है यार कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बताओ। बेहद शर्मनाक। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। आई सेड टू नंदिनी प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। बच्चों, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच आपने देखी, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के नाते हम इस प्लीज को हटाकर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो स्पीकर और लिसनर कभी नहीं बदलते, ये हम जानते हैं, लेकिन डी ऑप्शन के अंदर स्पीकर लिसनर बेवजह बदले गए हैं। तो डी फॉर दिल्ली सबसे पहले आप लोगों ने हटाया। ए, बी या सी में से किसी एक को हम चुनते हैं। आई रिक्वेस्टेड नंदिनी, बच्चों तीनों के तीनों ऑप्शंस में एज इट इज है। टू हेल्प बिल्कुल एज इट इज है। टू हेल्प के बाद मी लिखा हुआ बिल्कुल एज इट इज है। आगे हमें लिखा हुआ चाहिए इन माई होमवर्क। देखो बच्चों, इन माई होमवर्क पहले ऑप्शन में लिखा, लेकिन क्वेश्चन में तो प्रेपोजिशन विद थी। ए ऑप्शन बाहर हुआ, ऑप्शन सी बाहर हुआ, एक ही ऑप्शन बचता है जिसे आप बी फॉर बॉम्बे कहें तो ठीक है, बाकी सभी के अंदर प्रेपोजिशन की गलती है, ठीक है जी। तो बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आई वॉर्नड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। बच्चों, ये लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में लेकर चलना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सभी के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो स्पीकर, रिपोर्टिंग और वो लिसनर तीनों एक ही लिखे हैं। आई सेड टू हर, चार ऑप्शंस के अंदर आई सेड टू हर लिखा है। आगे लिखा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास अपनी जगह, सभी जगह ठीक है। बच्चों, आई अगर हम देखें तो स्पीकर के मुताबिक आई ही रह गया। इसका मतलब आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई लिखा होना चाहिए। इसकी वजह से ए और बी ऑप्शन दोनों डिस्कशन से बाहर हुए, ठीक है। अब सी और डी को पैरेलल स्कैन करते चलें। आई कैन नो लॉन्गर, अभी तक तो दोनों में सेम चल रहा है। टॉलरेट योर कमिंग लेट, बिल्कुल सही, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि योर को ही आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हर का रूप देंगे। डी ऑप्शन के अंदर शी कमिंग लेट बिल्कुल गलत हुआ। सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। खन्ना said to his wife, please select one of those sarees। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर लिखे हुए सेंटेंस पर काम करें तो खन्ना आपके सभी ऑप्शंस में स्पीकर है। प्लीज कहने की वजह से मामला रिक्वेस्ट होना चाहिए, यानी कि ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, डी फॉर दिल्ली बाहर हुआ, ठीक है बच्चों। अब बी या फिर सी ऑप्शन में से किसी एक को हम चुनते हैं। खन्ना रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू, यहां तक तो दोनों ऑप्शंस में एक ही बात है, लेकिन सी ऑप्शन को अगर देखें तो प्लीज रिक्वेस्ट होने की वजह से प्लीज लिखने की हमें जरूरत नहीं है।
तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी भी बाहर हुआ, बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर बचता है। अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ही आस्क्ड मी सभी ऑप्शंस में एज इट इज लिखा है। आगे अगर हम देखें तो इफ कंजंक्शन सभी में है, आई आपका सभी जगह लिखा है, कैन को आप पास्ट में चेंज करेंगे तो कुड होना चाहिए। ऑप्शन बी और सी दोनों डिस्कशन से बाहर हुए। आगे आप चलोगे बच्चों तो दीज को तो नियरनेस वाले शब्दों को डिस्टेंस में चेंज करेंगे तो दीज की जगह दोज होना चाहिए। दोज कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ बी फॉर बॉम्बे में। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। I said to my mother, I will certainly take you to Bangalore this week. बच्चों एक चीज तो हमें पता है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये देखो कि कौन से ऑप्शन में दिस का दैट नहीं बदला। आप ध्यान से देख पाओगे तो सभी के सभी ऑप्शंस के अंदर दैट आप बिल्कुल एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। तो सभी के सभी ऑप्शन के अंदर दैट तो लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से देखोगे बच्चों तो आई टोल्ड माई मदर सभी ऑप्शंस में बिल्कुल एज इट इज लिखा है। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट हमें लिखा हुआ चाहिए। बी फॉर बॉम्बे के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट नहीं लिखा है। ऑप्शन ए के अंदर दैट के बाद लिखा है शी वुड, बिल्कुल गलत हुआ बच्चों। आई के अकॉर्डिंग आई एज इट इज रहना चाहिए तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी बाहर हुआ, बी आप हटा ही चुके हो। अब आपके पास बचता है या तो सी या फिर ऑप्शन डी। अगर आप सी फॉर चाइना को ध्यान से देखोगे तो इस सी फॉर चाइना के अंदर सर्टेनली लिखा हुआ नजर नहीं आया, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से देखें, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। पास्ट होने के नाते अगर हम आगे ध्यान से देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के नाते आपका दिस क्राइम को दैट क्राइम में चेंज करना होगा। चारों के चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर दैट क्राइम लिखा है। मुझे बाकी की बातचीत को देखने की जरूरत ही नहीं बची, तो सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर द क्राइम लिखा है, कहीं दिस क्राइम लिखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। हम लोगों ने समझा था बच्चों नाउ और नेवर एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है और नाउ और नेवर को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करें। ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो सबसे पहले तो नाउ और नेवर कौन से ऑप्शन में एज इट इज है उसे देखें। नाउ और नेवर पहले ऑप्शन में बदला गया है, ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम देखें तो आपके ऑप्शन बी, सी और डी इसके अंदर नाउ और नेवर नहीं बदला। अब हमें देखना होगा इस लिखे हुए विल को हम वुड में चेंज करते हैं तो इसका मतलब बी और सी के अंदर तो विल एज इट इज छोड़ा गया है जो कि कायदे से सही नहीं है, ठीक है। तो आपकी तरफ से कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ और सिर्फ डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर बचता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा ध्यान लगाएं फिर मैं आपको आंसर मेकिंग सिखाना चाहूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। सभी के सभी ऑप्शंस के स्पीकर की अगर बात करें तो माई को पैसेंजर स्पीकर है, लेकिन इसी वजह से सी फॉर चाइना आपका डिस्कशन से बाहर हुआ, क्योंकि स्पीकर और लिसनर को बेवजह चेंज किया गया है, जो कि कायदे से सही नहीं है। अब हमारे पास बचता है ए, बी या फिर डी। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, कोई बड़ी बात नहीं है सर, तीनों के तीनों ऑप्शंस में, ए, बी और डी ऑप्शंस में, ए फॉर एप्पल के अंदर मी का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, मी का जिक्र नहीं है, तो ए वाले ऑप्शन को फिलहाल के लिए हम हटाकर चलेंगे। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। बी फॉर बॉम्बे या फिर डी फॉर दिल्ली में से एक को हम टिकटॉक करते हैं। अगर बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो डज को तो डिड में चेंज करना चाहिए था, तो बी वाले ऑप्शन की भी बातचीत डिस्कशन से बाहर हुई। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है डी फॉर दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। I wondered how many discoveries went unheeded। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो I said कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन हाउ से शुरू है, इसका मतलब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, तो आपका सी फॉर चाइना डिस्कशन से बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपके पास लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, और इनडायरेक्ट स्पीच होने के नाते यहां पर वेंट जो लिखा है दोस्तों, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा जब जब हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ऑप्शन के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल गलत हुआ, डिस्कशन से बाहर। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल गलत हुआ। सी ऑप्शन पहले ही आप हटा चुके हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी फॉर दिल्ली। सीखने वाला इंसान अगर क्वेश्चन के तरीके को ध्यान से पढ़ना चाहे ना, तो बच्चों बहुत आसानी से खूबसूरती से क्वेश्चन के आंसर्स बनते हैं। और जो उलझे रहते हैं अपनी बकवासबाजी में, उनका ना तो सिलेक्शन होता है और ना ही वो सटीक होते हैं अपनी बातचीत को लेकर। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन। अगर हम सभी के सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शंस के स्पीकर के नाम पर द स्पेक्टेटर्स लिखा है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें शाउटेड, अपलॉडेड, एक्सक्लेम्ड, अपलॉडेड। सर हमने ब्रावो को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो अपलॉडेड का यूज ही करना सीखा था, तो ए और ऑप्शन सी दोनों के दोनों डिस्कशन से बाहर। ठीक है बच्चों, अब वेल डन प्लेयर्स की अगर हम बात कहते हैं तो स्पीकर के नाम पर द प्लेयर्स वर डूइंग वेल बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, डिस्कशन से बाहर। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे भी डिस्कशन से बाहर। सी फॉर चाइना टेंस बिल्कुल गलत हुआ। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सटीक आंसर बनता है आपका डी फॉर दिल्ली के साथ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। He said to me, where have you lost the pen I brought for you yesterday? Yesterday को चेंज अगर हम करते हैं तो द प्रीवियस डे में चेंज होना चाहिए। अरे भाई हाँ या ना, प्रीवियस डे में चेंज अगर होना चाहिए तो आपकी तरफ से सी फॉर चाइना डिस्कशन से बाहर हुआ, क्योंकि टाइम बताने वाले शब्द का गलत प्रयोग किया गया है। सी फॉर चाइना डिस्कशन से बाहर हुआ। अब अगर हम देखें तो बी फॉर बॉम्बे के अंदर भी आपका समय बताने वाले शब्द का प्रयोग गलत हुआ। अब बचता है ए या फिर डी ऑप्शन के अंदर। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन। दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम चल रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर ही ब्रॉट, लेकिन क्वेश्चन में तो पहले से ही ब्रॉट लिखा था, तो इस ब्रॉट को चेंज करना होगा ही हैड ब्रॉट फॉर मी द प्रीवियस डे। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से सही आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ काम करते हैं। रेखा रोट इन हर रिपोर्ट द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल नाउ। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि समय बताने वाले शब्द और नियरनेस बताने वाले शब्द हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इस नाउ को आपको देन में चेंज करना होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सी दोनों बाहर हुए, बचता है बी या फिर डी। ठीक है, तो बी या फिर डी में से किसी एक को हम लोगों को टिकटॉक करना है, तो हैज बीन को हैड बीन में चेंज करेंगे और वो आपके ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के अंदर ही चेंज किया गया है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जरा कोशिश करें, बहुत प्यारा सवाल है।
तो क्वेश्चन पर मैं काम करना चाहूंगा। ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। क्यों गलत हुआ? क्वेश्चन अपने आप में गलत इस वजह से हुआ कि यहाँ पर कंजंक्शन के नाम पर दैट तो दिया ही नहीं है। भाई क्वेश्चन अपने आप में गलत है, हम क्या कर सकते हैं? आपके सामने कई बार ऐसे खेल होते हैं आपके सामने कई बार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हेरा फेरी होती है, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक परम सत्य है कि आपके सामने जो प्रोवाइडेड ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस के बाहर ना तो सोच सकते हैं और ना ही आपको सोचने की इजाजत है। ठीक है, ना तो आप प्रोवाइडेड ऑप्शन से बाहर सोच सकते हैं, ना ही सोचने की इजाजत है। अगर आप प्रोवाइडेड ऑप्शन से बाहर सोचने की कोशिश भी करें तो मूर्खता आपकी है, पेपर वाले की नहीं है। खैर, ज्यादा ज्ञान हो गया। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। बच्चों, यहां पर इस ही गोज फॉर अ वॉक को एज इट इज छोड़ा गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही छोड़ दिया गया है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर एज इट इज छोड़ दिया गया है और ही के मुताबिक इस ही को रखा गया, तो ही का मतलब यहां पर आई होना चाहिए। डी फॉर दिल्ली, आपके पास एक अकेला करेक्ट आंसर बचता है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस लिखे हुए क्वेश्चन पर ध्यान से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है हमारे सामने, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली सेड द मदर। सभी के सभी लिखे हुए ऑप्शंस में स्पीकर के नाम पर द मदर लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी। आगे अगर हम देखते हैं तो यहां पर बेसिकली एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई भी माँ अपने बेटे को या अपने बेटी को ये सेंटेंस या किसी को भी अगर कहने की कोशिश करे तो ये बेसिकली खुशी की बात होगी कि तुमने कितनी जल्दी से पजल को सोल्व किया। द मदर एक्सक्लेम्ड, तो बेटा आपकी तरफ से ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो एक्सप्रेस कहना तो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस कहने में फीलिंग क्या है वो तो नहीं मेंशन हुई, इसलिए आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे तो जिक्र में ही नहीं आया। अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो आपके डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया गया है। तो सी ऑप्शन भी मुकम्मल नहीं है। अब ए या फिर डी ऑप्शंस में से किसी एक को हम चुनेंगे। ठीक है, किसी एक को अगर हम चुनते हैं तो ए ऑप्शन के अंदर देखो रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदला गया है। ठीक है बच्चों, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बदला गया है, जबकि हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर लिखा टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली, और वो आपके ऑप्शन डी के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो इसके मुताबिक डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं, जरा ध्यान से देखें प्लीज। चलिए क्वेश्चन पर काम करते हैं। द सीईओ सेड इट्स टाइम वी बिगिन प्लानिंग आवर वर्क। ठीक है। अच्छा, कायदे से अगर हम देखें तो बच्चों हमने इमेजिनरी सेंटेंसेस में समझा था कि इट इज टाइम के साथ हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पर लिखे हुए इन क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी कोई हेरा फेरी करके दी जाती है तो हम उसे कभी क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में बिगिन को अगर हम चेंज करते हैं तो हमें लिखा हुआ चाहिए बिगैन। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन बी दोनों बाहर हुए। ठीक है बेटा, अब आपका बचता है ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अब दोनों को ध्यान से देखें, लिखा द सीईओ सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगेन प्लानिंग। आगे आर को तो देर में चेंज करोगे ना भाई, तो डी ऑप्शन भी बाहर हुआ, बचता है आपके पास सी फॉर चाइना। अगले क्वेश्चन पर कृपया ध्यान लगाएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ध्यान से देखें। आई रिटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। रिटरेटेड का मतलब होता है जब आप कोई चीज बार बार कहते हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करें, आई रिटरेटेड, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, यही आपका आंसर है। बाकी सभी के सभी अंदर कहीं पर कंजंक्शन नहीं है, कहीं पर बेवजह शब्दों का परिवर्तन किया गया है। तो सारी बातें छोड़कर चुपचाप ए फॉर एप्पल को टिक टॉक किया, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर जरा दिमाग लगाएं, फिर बात करते हैं।
द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड सभी के सभी लिखे हुए ऑप्शंस में है, द ओल्ड वन। आगे अगर हम देखें तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने के नाते आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर कंजंक्शन गलत यूज हुई, ए फॉर एप्पल बाहर हुआ। डी फॉर दिल्ली के अंदर कंजंक्शन का तो यूज हुआ नहीं और बकवासबाजी हो गई है, डी फॉर दिल्ली बाहर हुआ। अगर आगे हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा, सी फॉर चाइना भी बाहर हुआ और इसीलिए आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं दोस्तों। पहले आप कोशिश करें, फिर मैं आंसर देना शुरू करूंगा प्लीज। Question says, my uncle once said to me, if I can't trust my people, then I don't want to be doing this. सबसे पहली बात तो ये है बच्चों की, इस दिस को तो आप दैट में चेंज करेंगे, तो दिस को अगर दैट में चेंज करेंगे तो सी फॉर चाइना तो आपका डिस्कशन से बाहर हुआ, क्योंकि इस दिस को आपने एज इट इज छोड़ा है, होना तो ये चेंज चाहिए। तो चलो भाई, पहले तो आपने इसको हटाया, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के स्पीकर में लिखा है माई अंकल, तो बेटा इस माई अंकल को माई अंकल ही तो रखोगे ना। स्पीकर लिसनर कंसिस्टेंट रहते हैं, इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ए फॉर एप्पल भी आपका बाहर हुआ, क्योंकि माई अंकल को बेवजह हिज अंकल में चेंज नहीं करेंगे। लो जी, दो ऑप्शन हटे, एक ए हटा और एक सी हटा। अब आपके पास बचता ऑप्शन बी या फिर डी। बी डी जलैले जिगर से पिया। अब लिखे हुए सभी के सभी ऑप्शंस गलत हैं अपने आप में, सभी के सभी गलत ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्यों? क्योंकि सेड और टू को टोल्ड में चेंज करना चाहिए था, पर सेड और टू दोनों के दोनों ऑप्शंस में है, तो हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, आप अपनी तरफ से कोई नई खोज ना करें, जो आपके सामने प्रोवाइडेड ऑप्शंस हैं आप उन्हीं में से किसी एक को आंसर टिक करें, फालतू की ना बातें सोचे ना कहें। अब हमारे लिखे हुए ऑप्शन बी को ध्यान से देखें, लिखा है माई अंकल सेड टू हिम। भाई बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। अब हमारे सामने तो सारे ही आंसर्स गलत हैं, हकीकत में तो सारे ही आंसर्स गलत हैं, क्योंकि लिसनर की जगह मी लिखा है और सारे ऑप्शंस के अंदर हिम लिखा है। अब हम मजबूर हुए, भैया हमें तो आंसर टिक करना, बाकी इसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते। तो दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करें, बी या फिर डी को। माई अंकल वंस सेड टू हिम दैट इफ, ये तो अपनी जगह ठीक जा रहा है, दैट इफ, और उसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट देखो, विजिबल तो है नहीं आपके सामने, विजिबल तो है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के नाम पर ही लिखा होना चाहिए था। ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल, तो बेटा हिज पीपल लिखा हुआ आपका ऑप्शन बी कहता है, लेकिन डी ऑप्शन के अंदर माई पीपल बेवजह छोड़ा गया है, इसीलिए आपकी तरफ से करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे तैयार हुआ।
अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं जरा। क्वेश्चन कहता है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, यहां पर वी कंफ्यूजन दी गई है। आई सेड टू माई ब्रदर, ठीक है, तो सभी के सभी ऑप्शंस के अंदर आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट लिखा हुआ है। आप इस लिखे हुए अस को चेंज करेंगे वी में, पहला ऑप्शन बाहर हुआ। दूसरा ऑप्शन स्ट्रक्चर गलत है, एजर्टिव चाहिए हमें दैट के बाद। ऑप्शन सी फॉर चाइना को देखें, बिल्कुल गलत आंसर हुआ, एजर्टिव चाहिए हमें दैट के बाद। तो एक ही आंसर बचता है जी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है दोस्तों, डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, आई सेड टू माय फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। टुडे को हम चेंज करेंगे सबसे पहले दैट डे में। आप अगर ध्यान से देखेंगे टुडे को अगर दैट डे में हम चेंज करते हैं तो बेटा इस दैट डे को बनाने के लिए सबसे पहली बात तो बी फॉर बॉम्बे डिस्कशन से बाहर हुआ, ठीक है। अब आ जाओ बेटा डी फॉर सभी के सभी ऑप्शंस को देखते हैं। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, सी ऑप्शन कहता है आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, बिल्कुल गलत ऑप्शन हुआ, सी फॉर चाइना बाहर हुआ। अब बचता है ए या फिर डी। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ए और डी में दोनों में एक ही तरह से चल रहा है, एंड proposed that we should। अब आपने अगर अपने फ्रेंड को कहा है तो वी आप यूज करेंगे, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। बी ली said I'm very happy today because my father has given me a car। सबसे पहले टुडे को दैट डे में देखने की कोशिश करें। आपके ऑप्शन सी और आपके ऑप्शन डी के अंदर टुडे एज इट इज छोड़ा गया है, बचता है आपका ए या फिर ऑप्शन बी। तो बी ली सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी दैट डे, बिल्कुल सही चल रहा है, दोनों ऑप्शन सेम है, बिकॉज हिज फादर हैड गिवन। अब देखो बच्चों आपके ऑप्शन ए के अंदर हैज गिवन लिखने की गलती हुई, इसलिए आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ये एक स्टेटमेंट है जो कि रिलेवेंट टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, तो बच्चों इसका टेंस तो हम चेंज नहीं करेंगे। सोक्रेटिस सेड सभी ऑप्शंस में एज इट इज हमें लिखा हुआ चाहिए था। डी फॉर दिल्ली आपका डिस्कशन से बाहर हुआ। कंजंक्शन दैट एज इट इज है। इस लिखी हुई सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि गुणवान होना अपने आप में ही एक खास बात है। तो बेटा ए फॉर एप्पल आपका आंसर करेक्ट हुआ, बाकी के चेंजेस की हमें आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। सुजैन सेड आई मेट योर सिस्टर लास्ट वीक। सबसे पहले लास्ट वीक को चेंज करते हैं, तो लास्ट वीक को आप अगर चेंज करते हैं प्रीवियस वीक होना चाहिए। अब प्रीवियस वीक कहो चाहे द वीक बिफोर कहो, डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है जिल सेड जैक मस्ट
Jack must give his answer